Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है. Let's learn together with DA से only let's learn with DA रख दिया है. ठीक है. सो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था लास्ट टाइम? हम लोगों ने लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था. अच्छा, जो नए हैं उनके लिए मैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और बाकी जो वीडियोस है उसके लिंक मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी. तो ये मेरी इस चैप्टर की 3rd वीडियो है. फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस मैंने डाल दी हुई हैं, उसकी आई थिंक 4 वीडियोस हैं, वो मैंने डाल दी हुई हैं. तो जो भी न्यू है इस चैनल के लिए, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक था हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया था. ठीक है, ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी सी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है. ठीक है, टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोगों ने 2 फिनोमेना पढ़े थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. 2 पढ़े थे हम लोगों ने. मैक्स प्लैंक ने क्या किया इन 1900 में? मैक्स प्लैंक ने क्या किया 1900 में? उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था प्लैंक क्वांटम थ्योरी. ठीक है, और ये थ्योरी क्या बोलती है देख लेते हैं आगे. दिस थ्योरी फर्दर एक्सटेंडेड बाय आइंस्टाइन, और ये थ्योरी फर्दर एक्सटेंड हुई बाय आइंस्टाइन इन 1905. 1900 में प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी और एक्सटेंड हुई आइंस्टाइन से इन 1905 में. द मेन पॉइंट, ये मीन नहीं है, मेन है. ठीक है, द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर द रेडिएशन, द रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएंट एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब हुई है, जो रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कॉन्टिन्यूसली बट डिसकॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी. जो रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएशन आई है, जो रेडिएंट एनर्जी आई है या तो इमिट हुई है या तो एब्जॉर्ब हुई. इमिट होना मतलब बाहर निकलना, या तो एब्जॉर्ब हुई है. वो नॉट कॉन्टिन्यूसली, नॉट कॉन्टिन्यूसली मतलब दिस कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह बन जाती है. ठीक है, ईच सच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम. हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी जो बनते हैं वो रहते हैं क्वांटम. हम डायग्रामेटिकली भी समझेंगे आगे, हम लोगों ने पहले भी देखा है. एनर्जी इमिट होती है ना, ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ पे लाइट पड़ी तो फोटोन जो है वो इमिट हो गया, यहाँ से एमिशन हुई. ठीक है, ये प्रोसेस आपको पिछली वाली वीडियो देखनी चाहिए समझने के लिए. ये सब जो ज़रा प्रोसेस है ना, इसको समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी चाहिए. ये छोटा सा टॉपिक है, ये कर लो इसको. तो उसके बाद क्या हुआ, तो क्वांटम, अच्छा जी, जो पैकेट्स बने उसको क्वांटम बोला. तो इन केस ऑफ लाइट, अगर लाइट की बात करेंगे तो ये क्वांटम एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटॉन्स. ये जो क्वांटम एनर्जी बनती है इसको क्या बोलेंगे, फोटॉन. अब मुझे बताना एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी होती है, लिखना ज़रा नीचे. आगे चलेंगे. द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हर एक क्वांटम की एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. कितनी फ्रीक्वेंसी थी रेडिएशन की, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी. V से फ्रीक्वेंसी है और E से क्या है, एनर्जी है ना. एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. ठीक है, और H क्या है, H है प्लैंक कांस्टेंट. क्या है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट. H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट. इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, क्या है, 6.626. ठीक है, 6.626, 6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड. ठीक है, क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड. ठीक है, ये है आपकी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, H जिसको बोलते हैं जिसको. और ये रही आपकी जूल पर सेकेंड. जूल्स में क्या होगा, 27 में 7 डेसिबल्स और आ गए इसमें, तो यहाँ पे ऐड हो गए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड. ठीक है, जूल पर सेकेंड. नेक्स्ट है आपका टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा. तो अगर हम लोग टोटल एनर्जी लेंगे जो एमिट हुई है और जो एब्जॉर्ब हुई है बाय द बॉडी, उसको हम लोग, वो हमें कुछ होल नंबर देगी. ठीक है, n कोई इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है, वेयर n इज अ इंटीजर
और हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो है, पीछे बनी थी, एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ जो कॉन्स्टेंट है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, प्लैंक कांस्टेंट आ गया था कांस्टेंट के तौर पे, E इज इक्वल टू एच इन टू वी। और यहाँ पे क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इमिट और या अब्जॉर्ब हुए हैं, ठीक है, इमिट या एब्जॉर्ब हुए हैं, ये वहाँ पे ये आ गया। एन क्या है, एन क्या है, इंटीजर, एन कोई भी इंटीजर है, NTEGER। इंटीजर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इधर नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, सब कुछ मिला के इंटीजर्स बन जाते हैं, है ना। इंटीजर्स तो आपको पता ही, INTEGR, ठीक है, इंटीजर्स, पता चल गया आपको। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी जो कि हमें बता रही थी पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। ये आ गई आपकी प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे अब आता है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये छोटा सा पार्ट है थ्योरी का, ये देख लो बस। इसके बाद फिर आपका थोड़ा सा दूसरा जो अच्छा वाला पार्ट है वो आ जाएगा। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, तो देख लो। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन, हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया हुआ है, ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ये देख लो। तो क्या बोलता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या बोला था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन व्हेन कोई सॉलिड जो है वो सबस्टेंस को हीट करते हैं, द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस आर सेट इनटू ऑसिलेशन। जो उसके सबस्टेंस रहते हैं उसमें क्या होती है, उसमें ऑसिलेशन होती है। ऑसिलेशन क्या होती है, वाइब्रेशन पर सेकेंड, है ना, फ्रीक्वेंसी। तो क्या रहता है, इमिट रेडिएशन, ऑसिलेशन एंड इमिट रेडिएशन, एट रेडिएशन को इमिट करती है ऑफ द फ्रीक्वेंसी वी। नाउ एज हीटिंग इज कॉन्टीन्यूस, अगर हीटिंग जो है वो कॉन्टीन्यूड रहेगी, ठीक है, हीटिंग को हम लोग कॉन्टिन्यू करते रहेंगे, तो मोर और मोर एनर्जी क्या होती है, बीइंग एब्जॉर्ब, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर हीटिंग, अगर हम लोग कॉन्टिन्यू, अगर हम लोग पतीला जो है वो गैस पे चढ़ा के रखेंगे तो बीच में बबल फूटना, जो बॉइलिंग है वो तो चलती रहेगी ना, कॉन्टीन्यूस, बंद थोड़ी होगी, है ना, सिंपल सी एग्जांपल है। तो मोर और मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी आटम के। कौन सा आटम है, मैं पतीली की बात कर रही हूँ, पानी वाले पतीली की या दूध वाले पतीली की। दूध जो है वो उबलता है ना, बाहर की तरफ निकलता है ना, यहाँ पे एनर्जी जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बाय द आटम्स। एंड इमिट रेडिएशन ऑफ हायर एंड हायर फ्रिक्वेंसी। हे भगवान, इस टाइम पे इतनी ज़्यादा शोर होता है, मैं क्या बोलूँ। और हायर फ्रिक्वेंसी रहती है उस टाइम पे जब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम लोग देते हैं, ठीक है। एज रेड एज मिनिमम, लोहे को जब गर्म करना शुरू कर देते हैं वो क्या करता है, ठीक है, पहले नॉर्मल कलर का होता है, फिर बिल्कुल ही रेड कलर का हो जाता है, रेड विद मिनिमम फ्रिक्वेंसी। और उसके बाद येलो क्या होता है, लाइटिंग कलर होता है, बिल्कुल ही लाइट हो जाता है। जब बिल्कुल गर्म हो जाता है वो येलो कलर देना शुरू कर देता है एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। देयरफॉर द बॉडी ऑन हीटिंग बिकम फर्स्ट रेड एंड देन येलो एंड फिर सो ऑन, ऐसा ही होता है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है, आइंस्टाइन इन 1905 में able to give the explanation of different point of photoelectric effects, ठीक है, using the Planck quantum theory as under। क्या बोला उसने, देख लेते हैं। when light of a particular क्या है, पर्टिकुलर की क्या गलत लिखा है क्या, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। when light of a particular frequency, when light of some पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये पर्टिकुलर फालतू है। व्हेन लाइट ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है, जब किसी पर्टिकुलर एनर्जी का कोई लाइट है वो फॉल करेगी मेटल के ऊपर, ठीक है। फोटोन गिव इट्स इंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। फोटोन ने क्या किया, ये जो लाइट है, ये फोटोन आई ना, ये फोटोन है ना जो लाइट आई है, इसने क्या किया, पूरी की पूरी एनर्जी किसको दी, उस आटम को दे दी, टू द मेटल आटम, इस मेटल आटम को दे दी। द इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, डिसलॉग्ड हो जाएगा भाई, यहाँ से हिल जाएगा और डिटैच होना शुरू हो जाएगा मेटल एट द सरफेस से। उससे क्या होगा, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज सफिशिएंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी और क्यों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस एंड दैट्स वाई फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इमिट कर जाएगा। इमिट मतलब बाहर की तरफ निकल जाएगा, निकल गया। ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज़ अ मिनिमम फ्रिक्वेंसी, कम से कम भी मिनिमम होनी चाहिए इमिट करने के लिए। लास्ट टाइम भी बताया था थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम लोगों ने म्यू नॉट बोला था, ये होनी ही चाहिए है इमिट करने के लिए, ठीक है जी। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। सेकंड है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट V इज़ मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो तो एक्सेस हो जाती है, ठीक है ना, तो ये लाइट आ जाएगी और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी,
इसका मतलब ये फार्मूला इस तरह से बनेगा, एच वी माइनस एच वी नॉट, इससे ज़्यादा हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाएगी 1/2 mv का होल स्क्वायर इजिकल टू ये आ जाएगा एच वी माइनस एच थ्रेशोल्ड एनर्जी एच माइनस वी नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक इक्वेशन टाइप की हो जाएगी। एच पी यहाँ पे आ जाएगा, आइंस्टाइन कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन प्लैंक इनटू या था फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इजिकल टू एच वी नॉट, और ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और एच वी नॉट क्या है, डब्ल्यू नॉट, सो ये वर्क फंक्शन है यार, डब्ल्यू नॉट। सो आगे चलते हैं। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मतलब लाइट जितनी भारी होगी, जितनी डेंस होगी ऑफ द गिवन फ्रिक्वेंसी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन उतनी ज़्यादा, देखो ना एनर्जी जितनी दोगे वो फोटोन उतने ही इंक्रीज़ करेंगे, बट डज नॉट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द, बट इससे एनर्जी ऑफ द फोटोन इंक्रीज़ नहीं करेगी। नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज़ कर जाएंगे लेकिन एनर्जी में सेम, हर एक फोटोन की एनर्जी सेम ही रहेगी। ठीक है, हैंस व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नॉट अल्टर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं अल्टर्ड होगी, बस मोर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे, ये है आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अबाउट द ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल रहा है क्या होता है, लाइट आर सेड टू बी है, ड्यूअल नेचर हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। लाइट की दो तरह की नेचर है, एक ड्यूअल नेचर है, एक बिहेव एज अ वेव एंड दूसरा स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एज अ फोटोन काम करता है, वेव की तरह भी और पार्टिकल नेचर भी होती है। ठीक है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होती है। दिस आइडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द आइंस्टाइन इन 1905। और कुछ है यहाँ पे एक्सप्लेन करने लायक, तो ये वाला टॉपिक, ये वाला जो था, इस टॉपिक का नाम था हमारे पास डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, ये सारा मैं मटेरियल जो है वो आपका बुक से, एनसीईआरटी की बुक, और मैंने जो गाइडेंस बुक ली है वो प्रदीप ली है। ठीक है, वहाँ से मटेरियल है मेरा, और थोड़ा इंटरनेट का मटेरियल है जो फ़ोटोज़ के लिए हम लोग यूज़ करती हूँ। ओके, सो अब अगला टॉपिक है आपका एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, देखते हैं फिर क्या होता है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये आ गया आपका एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिफरेंस इज प्रोवाइडेड है, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है इसका। टू टॉपिक, वन आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये फिजिक्स के टॉपिक हैं, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा है ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे भी आता है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी मिलती जुलती है, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक फिजिक्स से ही लिए गए हैं। और आपको पता है ये केमिस्ट्री 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, आजकल तो 4 बोलते हैं लेकिन 3 है मेन, क्या, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, और वो जो पार्टिकल्स के साइज़ वगैरह को आजकल जो केमिस्ट्री दिखाती है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, SPECTROSCOPY, स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह की केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड नाउ फोर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, तो ये एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो अब हम लोग इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो फिर व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाय द एटम, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल, मतलब ये मान के चलो लोअर एनर्जी लेवल है और यहाँ से ये एमिट कर जाएगी हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है जी, टू द हायर एनर्जी लेवल। दीज एक्साइटेड, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ना, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है टू रेडिएट एनर्जी, इसको रेडिएट करनी थी एनर्जी टू रिटर्न द ग्राउंड, अभी वापस जाना है तो इसको रेडिएट करनी, एनर्जी को कम करना पड़ेगा ना, है ना, फ्रॉम ये कौन सा वाला, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे, तो विच इज़ अनस्टेबल। द एमिशन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस, क्या होगा, ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ये हमें बताता है इज फॉर्म्ड बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस एमिटेड लाइट। ठीक है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम मैं आप दिखाऊंगी अभी डायग्राम, इसको पढ़ लो पहले फिर दिखाती हूँ। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन हो गया बाहर निकलना और एब्जॉर्प्शन हो गया एब्जॉर्ब करना एनर्जी को, तो सुन लो। ऑन द अदर हैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इज कंटिन्यूड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम डार्क बैंड, मतलब जो डार्क बैंड से ट्रांसमिट होती है व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब की टू रीच द हायर के ऊपर, उसको बोला उसने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी पढ़ेंगे क्या होता है, ये डिफरेंस पढ़ लो।
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, चलो हाँ थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लो। द मेन डिफरेंस बिटवीन द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज दैट द इमिशन स्पेक्ट्रम हैज़ डिफरेंट कलर लाइन। देखो इमिशन स्पेक्ट्रम की लाइंस जो होती हैं डिफरेंट कलर में दिखाई जाती हैं, वेयर एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वो डार्क कलर में दिखाई जाती हैं। मोर डिफरेंस बिटवीन द इन दोनों में एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम में ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है। देखो ज़रा इसमें क्या होता है, एमिशन में प्रोड्यूस्ड व्हेन आटम रिलीज एनर्जी, प्रोड्यूस करता है जब आटम रिलीज, प्रोड्यूस व्हेन आटम रिलीज करते हैं एनर्जी को, रिलीज करेंगे भाई एक्साइट हो गए ना, एक्साइट से नीचे आने हैं तो नीचे आने के लिए रिलीज करनी पड़ेगी ना एनर्जी को। और प्रोड्यूस बाय द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है, प्रोड्यूस व्हेन द आटम आर एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्राइज कलर लाइन। ये कंप्राइज हम लोग जब स्पेक्ट्रम देखेंगे, अभी फोटो देखेंगे, उसमें ये कलर लाइन को शो करता है एंड ये डार्क लाइन्स एंड गैप्स को शो करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आगे चलेंगे। इट इज़ हेल्पफुल इन फिगरिंग आउट द कंपोजिशन ऑफ द सर्टेन मैटर। कुछ मैटर की साइज या फिर उसकी शेप फिगर करने में काम आती है ये वाली इमिशन स्पेक्ट्रम। Can be used, absorption spectra can be used to figure out ability of certain objects to retain, ठीक है, retain and its absorption level, retain क्या है, height। चलो आगे चलो, मैं देखती हूँ। एंड लास्ट में क्या है, द टाइप ऑफ द फोटोन इमिट इज हेल्पफुल इन फिगरिंग आउट वन काइंड ऑफ एलिमेंट बताया ना ऊपर, एलिमेंट कौन से काइंड का है, एक ही काइंड के एलिमेंट्स को भी फिगर करने में काम आ जाते हैं। दैट द सबस्टेंस इज मेड figuring out the kind of element that substance is made, as each element radiates a different amount of energy and has a unique emission level। यहाँ पे पूरा फ्लो ही ख़राब हो जाता है पढ़ाने का। द वेवलेंथ ऑफ द लाइन, ये जो लाइन्स एब्जॉर्ब हुई हैं, इज़ हेल्पफुल इन फिगरिंग आउट द नंबर ऑफ सबस्टेंस। यहाँ पे नंबर ऑफ सबस्टेंस बताता है और यहाँ पे क्या है, फिगरिंग ऑफ द काइंड, कौन से काइंड ऑफ एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। इमिशन स्पेक्ट्रम हमें काइंड ऑफ एलिमेंट बताता है और ये हमें बताता है नंबर ऑफ सबस्टेंस, कितना सबस्टेंस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बारे में बताता है। नाउ एमिशन स्पेक्ट्रा कैन एमिट ऑल द कलर्स। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या करता है, वो सारे कलर दिखाता है। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हाइल द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या करता है, फ्यू कलर्स दिखाता है। ठीक है, while the absorption spectrum can have few color missing due to the redirection of absorbed photon। ठीक है, फंबल मार दिया। सो हम लोग अभी फ़ोटोज़ देखेंगे और फ़ोटो देख के इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, समझेंगे। हम लोगों ने वो पढ़ लिया था ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये उसकी कुछ, ये इसके दो ग्राफ्स हैं, एक बारी देख लो। If the kinetic energy of the emitted photoelectron is plotted against the frequency of the absorbed photon, a straight line or a slope h ऐसे करके हम लोग प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं ना, तो ये स्लोप h is obtained। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे। ये देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इसके किसके कंपैरिजन में, अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्जॉर्ब प्रोटॉन के कंपैरिजन में हमने इसको ग्राफ प्लॉट किया। तो देखो हम लोगों को ये स्लोप, ये एच स्लोप मिली है और किस तरह से ये मिली है, इस तरह की कुछ ग्राफ मिलता है हम लोगों को। ठीक है, और उसके बाद ये हॉरिजेंटल लाइन इज ऑब्टेन्ड। उसके बाद ये क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, हॉरिजेंटल लाइन मिली हम लोगों को। अगर इस तरह से अगर फ्रीक्वेंसी, अगर हमारी ये वाली फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट रह जाती है, अगर कांस्टेंट हो जाती है तो क्या हो जाता है, फिर हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इनका नाम भी है प्लॉट ऑफ, क्या है, इधर 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 कहाँ, इधर चलो, प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब फोटॉन्स इंक्रीज्ड। कहाँ आ गया ये, इंक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विद द कांस्टेंट रेडिएशन। सॉरी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको मिल गई, ये ग्राफ मिल गया। यहाँ पे ये प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पे स्लोप दिखा रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे ये अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है तो काइनेटिक, ये इस तरह से ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये दिखाया आपको एब्जॉर्प्शन, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये हॉट गैस, ये है इमिशन स्पेक्ट्रा, जैसे हॉट गैस की बताई हुई है। तो इसका स्पेक्ट्रम इस तरह से यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम ये दिखा रहा है। और इन्होंने बताया था ना ये डार्क कलर में होता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये कलर में ये कोल्ड है। हाई डेंसिटी हॉट मटेरियल, ये गोल्ड मैटर, ये कोल्ड है। और उसके बाद इस तरह से ये स्पेक्ट्रम बता रहा है। देखो किस तरह से बता रहा है ये स्पेक्ट्रम। ये डार्क कलर में है। ये क्या है, ये डार्क कलर में लाइंस आ रही हैं इसकी, और इसकी कलरफुल लाइंस आ रही हैं। आगे चलेंगे, आगे और फोटोज़ हैं। ये देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसा है। ये इसका एक्सपेरिमेंट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। ये देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। यहाँ ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू क्या है, सी से फ्रीक्वेंसी अपॉन एनर्जी आ गया। और यहाँ पे वैल्यू दे के रखी है इन्होंने 6.3। ये आपको प्लैंक कांस्टेंट याद रखना चाहिए, 6.63 पीछे बताई थी मैंने आपको, इंटू 10⁻⁻34 है ना, जूल्स पर सेकेंड। और ये आपकी फ्रीक्वेंसी और ये आपकी एनर्जी है, और ये इस तरह से दी। ये अलग अलग वेवलेंथ्स है, वेवलेंथ्स ऑफ द फोटोन विच कैन बी एब्जॉर्ब और इमिटेड। ठीक है, ये अलग अलग फोटोन है जो एब्जॉर्ब हुए हैं या फिर इमिट हुए हैं। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कहाँ गया ब्रश, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शोज द क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या करता है, कितनी बारी तो बता दिया, ये डार्क लाइन शो करता है ना, डार्क लाइन शो करता है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। जब वो वेवलेंथ कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे क्या होता है, ये स्पेसिफिक वेवलेंथ शो कर रहे हैं वो हमें। और एमिशन स्पेक्ट्रा हमें क्या दिखा रहा है, ये कलरफुल लाइंस दिखा रहा है। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा शो द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ एमिटेड बाय द सबस्टेंस विद ब्राइट लाइंस। ये जो ब्राइट लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये ब्राइट लाइंस दिखाई दे रही हैं स्पेक्ट्रम में, इसमें डार्क दिखाई दे रही है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डार्क दिखाई दे रही हैं, और इसमें ब्राइट दिखाई दे रही हैं। लाइन ड्यू टू द इमिशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ को इमिशन करता है। तो ये कलरफुल ब्राइट लाइट्स दिखाई दे रही हैं इसमें। ठीक है, और कुछ है बताने लायक। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे फाइंड करते हैं, ये है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। देखो इधर गैस डिस्चार्ज कंटेनिंग हाइड्रोजन, मैंने थोड़ा सा ना रूम ही बदल दिया, और होपफुली यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कोई ना आए। ये देखो यहाँ पे गैस, आ जा यार, गैस डिस्चार्ज ट्यूब है कंटेनिंग हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, गैस चार्ज ट्यूब है ये। यहाँ पे स्लिट है, इसकी लाइट स्लिट के ऊपर पड़ रही है, और ये लाइट कहाँ पे जा रही है, प्रिज्म के ऊपर जा रही है। और प्रिज्म का आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा था ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म पढ़ा था 10th में। हाँ, ये वैसा ही होता है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है, ऐसे करके जाती है लाइट, ऐसे जाती है, फिर रिफ्रैक्ट होती है, फिर बाद में ऐसे करके नीचे को चली जाती है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, पढ़ा था ना 10th क्लास में। इस तरह से ये आई लाइट, और ये थोड़ी रिफ्रैक्शन हुई, और उसके बाद फिर से डाउन चली गई, और ये सीधा नहीं जाता इस तरह से। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, और यहाँ पे फिर एक पूरा का पूरा रेनबो फॉर्म होता है ना, इसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड फिल्म के ऊपर। तो ये फिल्म दिखाई हुई है, और यहाँ पे वेवलेंथ बना रहा है। ये देखो अलग से रेनबो फॉर्म कर रहा है, वॉयलेट वेवगार जो शो करता है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग विजिबल स्पेक्ट्रम हम लोगों को अलग अलग वेवलेंथ दिखा रहा है। जैसे हीलियम, और ये क्या है, एफी क्या है, आयरन। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग वेवलेंथ शो कर रहा है हम लोगों को, 400, 450। हाँ, ये देखो ज़रा, ये सब शो कर रहा है वो हम लोगों को। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, हम लोगों को ये कलर्स दिखाई दे रहे हैं, और इसके ये डार्क बैंड है किसका, हीलियम का। और ये फेरस क्या है, ये कलरफुल बैंड है। इमिशन कलरफुल दिखाता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब जो करता है वो डार्क दिखाता है, याद रखें बस। और इमिशन और एब्जॉर्प्शन यही चीज़ है। ठीक है, और कुछ है दिखाने लायक मेरे पास, ये मैंने आपको दिखा दिया है ना, उसमें सैचुरेशन पॉइंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ, ये दिखाना था मैंने आपको, स्पेक्ट्रम की अलग अलग लाइन। देखो ज़रा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। इसको
यहाँ से जो इतनी सारी नंबर ऑफ लाइंस बहुत सारी आ रही हैं जो 7 तक इन्फिनिटी तक जा रही है, जो 7 तक जा रही हैं, इसको लेमैन अल्ट्रा वायलेट रीजन बोला जाता है। फिर इससे कम जो 9 and 2 से स्टार्ट हो रही है इसको बोलते हैं बेलमर, ठीक है। उससे नीचे जो 3rd से स्टार्ट हो रही हैं इसको बोलते हैं पेस्टन, एंड उससे नीचे 4 से स्टार्ट हो रही हैं ये है ब्रैकेट। फिर उसके बाद है पी फंड फॉर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, ये सारा वेलमर वाली है, वेलमर वाली विजिबल रीजन है, ठीक है, वेलमर वाली विजिबल रीजन है, ये काम की चीज़ है। और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, नंबरिंग भी ख़त्म थोड़ी होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी ख़त्म थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये स्पेक्ट्रम आता है। ओके, क्लियर हुआ? ये डायग्राम भी आपको देखनी है, फिर से देख लो। फर्स्ट वाली जो N1 से स्टार्ट होती है, कितनी लाइंस है इसमें, गिन लो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस है ना, इसको बोलते हैं लेमन। उससे कम जो N2 से स्टार्ट हुई है, इसमें एक्साइट हो गया ना आटम, वहाँ पे ऊपर चलो दी, इसको वेलमर बोलते हैं, और ये स्पेक्ट्रम है, ये विजिबल है, ये हमें दिखता है। फिर उससे ऊपर नियर इंफ्रारेड, वो हमें दिखता नहीं है लेकिन इसको बोलते हैं पेस्टन। उससे ऊपर ब्रैकेट बोलते हैं BRACKETT, ब्रैकेट फॉर इंफ्रारेड है। उसके बाद पी फंड, इसमें 3 ही है लाइंस दिख रही है आपको। और कुछ है बताने लगा ना, अभी हम लोग फॉकर मॉडल के पोस्टुलेट पढ़ेंगे। मैं सोच रही हूँ ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दूँ, तो आज ही दूसरी वीडियो भी डाल दूँगी। आज मैं 2 वीडियोस डालने वाली, इसको एडिट करके पहले मैं डालती हूँ, फिर उसके बाद दूसरी डालूँगी जब शोर कम होगा, 11-12 बजे तब डालूँगी, ठीक है। सो अभी के लिए क्या करना है, टेक केयर, पढ़ाई करो, और क्या करना है, सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक भी करो, और कमेंट भी कर दो, कोई कमी पेशी है तो कमेंट करो प्लीज़, और क्या करो यार, शेयर भी कर दो, ठीक है। आपके आस पड़ोस में अगर आपके काम की कुछ मिलता है बीच में, 12th को भी काम आ जाएगा और आगे भी काम आता है, तो इस चैनल को रिकमेंड करो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हैव ए नाइस डे। अभी तो यहाँ पे रात है, बट को टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।